नमस्कार, मैं AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत। आज मैं संपूर्ण देशवासियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की असीम शुभकामनाएं देता हूं और देशवासियों के साथ साथ हिंदी पत्रकारिता कर रहे लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज हम जिस हिंदी पत्रकारिता को याद कर रहे हैं, उस महापुरुष को नमन कर रहे हैं जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की और देश को और दुनिया के सामने हिंदी के गौरव को बढ़ाया, उसका मान बढ़ाया और हिंदी और हिंदुस्तान के मस्तक को ऊंचा किया। आप उनकी सौगंध खाकर अब से और आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर एक शपथ लें, एक ऐसी शपथ लें कि आप वास्तविक रूप में पत्रकारिता करेंगे। आप अब तक जो भी करते रहे हैं वो आप उसे भूल जाएं और आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर ये शपथ लें कि आज से वो विशुद्ध रूप में आप पत्रकारिता करेंगे। पत्रकारिता क्या है, किस तरह की पत्रकारिता होनी चाहिए, हमारे महापुरुषों ने एक दिशा निर्देश दिया है, हमें पढ़ाया गया है, हमें सिखाया गया है। हमारे बड़ों ने हमें जिस तरह से पत्रकारिता करना सिखाया है उसे आप उसी तरह की पत्रकारिता करें। यानी आज जो व्यवहार में पत्रकारिता है वो फेल है। जो आपको पाठ्यक्रम में पत्रकारिता सिखाया गया, जो पाठ पढ़ाया गया है, आपको वही करना है। आप जब ये गौर करेंगे, जो छात्र पत्रकारिता का पाठ्यक्रम कर चुके हैं उन्हें पता है कि पत्रकारिता की प्रक्रिया और पत्रकारिता किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह पढ़ाया जाता है। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल में आते हैं, व्यवहारिक में आते हैं, तो वो कुछ और कर रहे होते हैं। यानी कि वो असली जब उनकी परीक्षा की घड़ी होती है तो पाठ्यक्रमों की परीक्षा में पास होकर, अव्वल नंबर से पास होकर, और ये हिंदी पत्रकारिता में ख़ासकर उसके जो पत्रकार बनते हैं वो प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं। और यही कहना पड़ता है दुख के साथ कि आज की पत्रकारिता, ख़ास करके हिंदी पत्रकारिता, विश्व में मजाक बनकर रह गई है। हमें इस मजाक के इस आरोप को धोना भी है। हम कहीं से नहीं कह सकते हैं कि ये दाग अच्छे हैं, ये दाग अच्छे नहीं हैं। हम अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि क्या वास्तव में हम आज पत्रकारिता कर रहे हैं। इसके लिए हम किसी एक को दोषी नहीं ठहराते हैं। हमाम में सारे के सारे नंगे हैं, इसलिए कि जब मीडिया के बड़े घराने, उद्योगपति, पैसे वाले और जिनको सरकार का बरदस्त प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, जब वो पत्रकारिता की पाठशाला खोलते हैं, जब पत्रकारिता संस्थान खोलते हैं और मीडिया संस्थान खोलते हैं, तो वो जैसा हमें सिखाते हैं, जैसा मार्गदर्शन देते हैं, वही हमें करना पड़ता है। यानी पत्रकार फिर वो चाकरी करने लगते हैं। और जब आप चाकरी करेंगे, जब आप नौकरी करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको जो मालिक कहेगा आप वैसा ही करेंगे। और आज की पत्रकारिता और आज जो पत्रकारिता के पेशे में आ रहे हैं, वो कौन लोग आ रहे हैं? वो लोग आ रहे हैं जिसे एक धंधा बना चुके हैं, जो इसे एक फैक्ट्री की तरह देखते हैं, जो इसे एक कारपोरेट की तरह देखते हैं। यही वजह होगा कि आप देखते होंगे कि आज से ज़्यादा नहीं 30 साल 40 साल पहले तक पत्रकारिता का दफ्तर, पत्रकारिता का कार्यालय बड़ा मामूली हुआ करता था।
उस समय पत्रकार थैला टांग के चलते थे, थैला टांग के आते थे, हाथ में एक छोटा सा बैग होता था। वो बस से आते थे, मोटरसाइकिल से आते थे, और कई पत्रकार तो 30 साल पहले तक साइकिल से आते थे। लेकिन ये क्यों होता था? ये इसलिए होता था कि उस समय जो भी मालिक और संस्थान को चलाने वाले होते थे, उनका 70% बिजनेस पे ध्यान होता था और 30% पत्रकारिता पे ध्यान होता था। आज क्या है, जो भी मालिक आ रहे हैं वो पत्रकारिता करने और पत्रकारिता की पाठशाला खोलने नहीं आ रहे हैं। वो देश के लिए कुछ लेने और देश को कुछ देने नहीं आ रहे हैं। उनका सिर्फ एक मकसद है, बिजनेस करना। वो भी किस तरह का बिजनेस करना? जिस तरह से कारपोरेट कंपनियां अपना बिजनेस करती हैं। और यही वजह है कि आप याद देखिए, क्या धीरू भाई अंबानी पैसे वाले नहीं थे? उन्होंने कहा कोई अखबार खोला, उन्होंने कहा कोई चैनल खोला, लेकिन उनके बेटे जो जानते हैं कि दुनिया के सरकारों के साथ तालमेल बिठाना और अपने देश में सरकार बनाना और सरकार बिगाड़ने का खेल खेलने की कला में प्रवीण होना, और उस कला में प्रवीण होने के बाद उन्होंने देश के सारे संसाधन पे ही कब्जे नहीं किए हैं, बल्कि पत्रकारिता पर भी कब्जा कर लिया है। पत्रकारिता संस्थान पे कब्जा कर लिया है। आज देश में आधे से अधिक मीडिया संस्थान उनके हैं, या तो सीधे तौर पे उनके हैं या वो किसी पार्टनरशिप में उनके हैं। कहने का मतलब कि जब एक उद्योगपति पत्रकारिता संस्थान को गिरवी रख ले तो पत्रकार की आवाज़ कैसे गूंजेगी? वो वही करेंगे जो उन्हें बताया जाएगा। और आज अब पत्रकार अपनी नौकरी बचा रहे हैं। ये जितने एंकर आपको चीखते हुए देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? उन्हें बताया जाता है कि आपको किस चीज़ पर चीखना है, किसको निशाना बनाना है, किस पर झपटना है। और जिनको निशाना बनाने के लिए कहा जाता है, जिस पर झपटने के लिए कहा जाता है, वो शेर बन जाते हैं और स्टूडियो में उस पर झपटते हैं, झपट्टा मारते हैं, और इस तरह वो अपनी नौकरी बचाते हैं। और जो लोग अपनी नौकरी की परवाह नहीं करते, वो देश हित में और पत्रकारिता करते हैं, उनको संस्थान से निकाल दिया जाता है। और ऐसे पत्रकारों की गिनती कोई उंगली पे नहीं है, सैकड़ों में हैं, हज़ारों में हैं, जो वो आज रोड पे आ गए, वो हाशिए पर हैं। हमारे देश और समाज की विडंबना देखिए कि आज समाज भी नहीं चाहता है कि असली पत्रकारिता हो। समाज भी वही चाहता है जो बड़े मीडिया घराने चाह रहे हैं, जो बड़े बड़े संस्थान चाह रहे हैं। और वही इसलिए कि समाज की विद्रूपता, समाज की कमज़ोरी को ये बड़े घराने के लोग उसके नब्ज़ को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि देश और समाज के लोग को जो हम परोसेंगे, हम उसको देंगे, वो वही देखेगा, वो वही उसी का आदी हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो चाय फ्री में पिलाती थी, और चाय में फ्री में पिलाते पिलाते जब लोगों को चाय की लत लग गई, चाय की चुस्की लेने की आदत पड़ गई, तो उन्होंने फिर उसे बेचना शुरू कर दिया, उसे कारोबार में बदल दिया गया। और आज आप बता दें कि भारत के लगभग 1.5 अरब लोगों में से कौन ऐसा घर है, कौन ऐसा परिवार है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो दिन भर में कम से कम 2 कप चाय नहीं पीता होगा। आज देखिए चाय का कारोबार कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। एक लत है कि जब हम बार बार किसी चीज़ को कहते हैं, बार बार किसी चीज़ का सेवन करते हैं, तो हमें उससे लत लग जाती है। बार बार अगर आप एक चैनल को देखेंगे तो उस चैनल को देखने की आप में बेताबी बढ़ जाएगी। बार बार आप एक फ़िल्म को देखेंगे, उस तरह की फ़िल्म को देखेंगे, बार बार किसी एक धारावाहिक को आप को देखेंगे, तो अगले एपिसोड को देखने की आप में उत्साह जगने लगेगी। ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है, और इसी मनोवैज्ञानिक कारण को ये पैसे वाले, ये कारपोरेट के घराने, बड़े घराने उसको समझ रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो देश के सरकार के साथ होते हैं, वो सरकार की बात करते हैं। और मैं फिर आपको बता दूं, मैंने कई बार ये बात कहा है कि सरकार के फेवर में सरकार की बात करना, सरकार का मुखपत्र बनना, ये पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता है सरकार की आलोचना करना।
अगर आप सरकार की आलोचना नहीं करेंगे तो सरकार निरंकुश हो जाएगी, और जब सरकार निरंकुश हो जाएगी तो फिर आप चाहकर भी कुछ भी कर लें, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, हर बात को अनसुनी कर दी जाएगी, आपसे कोई सलाह मशवरा नहीं ली जाएगी, उनके कोई सलाहकार नहीं होंगे, उन्हें जो सलाह दी जाएगी उस सलाह पे वो अमल नहीं होगा। आज क्या हो रहा है? आज यही हो रहा है। आपने अनुभव किया होगा कि मोर खूब नाचता है, मोरनी खूब नाचती है, लेकिन जब उसकी नज़र अपने पैर पे जाती है तो वो ठहर जाती है, उसकी औकात उसका पता चल जाता है। सरकार खूब भागे, खूब नाचे, खूब निरंकुशता दिखाए, लेकिन पत्रकार का काम है कि उसके पर को दिखा दे, उसके पैर को दिखा दे, उसकी कमज़ोरी को दिखा दे कि आप ज़्यादा उड़िए मत, आपका काम उड़ना नहीं है, आपका जो काम है वही काम कीजिए। तो ये काम किसका है? पत्रकार का काम है। पत्रकार की भूमिका विपक्ष की भूमिका से भी बड़ी होती है। विपक्ष कई बार अपनी गलतियां कर चुका होता है, इसलिए वो उस तरह की गलतियां अगर सरकार करती है तो वो विपक्ष खामोश हो जाता है, वो चुप्पी साध लेता है कि अगर हम सरकार के खिलाफ इस बात को उछालेंगे तो वो सरकार हमारी उस कमज़ोरी को उछाल देगी जो कमज़ोरी अब तक जनता के सामने छिपी हुई थी। तो विपक्ष से बड़ी भूमिका आप समझ लीजिए कि जब सरकार की होती है तो पत्रकारिता का दायित्व कितना बड़ा है, एक पत्रकार का दायित्व कितना बड़ा है। एक पत्रकार जो चौथा स्तंभ कहलाता है, ये चौथा स्तंभ मतलब एक इमारत का चौथा पिलर अगर कमज़ोर हो गया तो देश झुक जाएगा। और देश को झुकना कोई पत्रकार अगर पसंद करे तो उसे आप पत्रकार नहीं, आप उसे दलाल कहेंगे। और आज आप समझने की कोशिश करें कि आज पत्रकारिता हो रही है, यह पत्रकारिता के नाम पे दलाली हो रही है। और जो लोग दलाली करके, सरकार का गुणगान करके बड़ी बड़ी सैलरी ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ रहे हैं और देश व समाज उन्हें बड़ा पत्रकार मान रहा है। क्या कोई बड़ी गाड़ी में बैठने से बड़ा पत्रकार हो जाता है? क्या बड़े घर में रहने से बड़ा पत्रकार हो जाता है? बड़ा पत्रकार वो होता है जिसकी लेखनी में दम होता है, जिसके सोच में दम होता है, जिसके लिए देश का जज्बा होता है और जो देश के लिए काम कर रहा होता है, जो जनता के लिए काम कर रहा है, जिसके मन और मस्तिष्क में जनता के हित सर्वोपरि होती है। जहां अपना हित सर्वोपरि हो जाए, आप उसे पत्रकारिता नहीं कहेंगे, आप उसे पत्रकार नहीं कहेंगे, आप उसे दलाली कहेंगे, आप उसे दलाल कहेंगे। बहरहाल आज हम पत्रकारिता दिवस पर आपसे रूबरू हैं और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज लगभग पत्रकारिता के 195-196 साल गुजर गए हैं। यानी हिंदी पत्रकारिता के 195 और 196 साल गुजर गए 1826 में। यानी आज से 195-196 साल पहले एक दैनिक अखबार का उदय हुआ था। एक अखबार दिनकर की तरह जनता के सामने आया था। एक अखबार का सूरज उगा था। कहाँ से उगा था? उस समय की देश की राजधानी से उगा था। उस समय देश की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। ब्रिटानिया साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, गोरे की हुकूमत और अंग्रेज़ों के हुकूमत के काल में देश की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। और कोलकाता से एक पत्रकारिता का शूरवीर, एक पत्रकारिता का योद्धा देश की राजधानी कोलकाता जाता है और वहाँ से उदन मार्तंड निकालता है। यानी देश का हिंदी पत्रकारिता का पहला अखबार उदंत मार्तंड था। और वो किस तरह से उस समय निकल रहा होगा आप समझ सकते हैं, इसलिए कि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। आप सरकार के खिलाफ आज नहीं जा सकते हैं। आज आपको सरकार आप पर नज़र बनाए हुए है और आपके लिए एक से एक योजना बना रही है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ न बोल सके, आप सिर्फ सरकार का गुणगान गा सके। और उस समय स्थिति आप समझिए कि आज से 195-196 साल जब गोरों की हुकूमत थी, ब्रिटानिया की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो एक कानपुर से जाकर पंडित जुगल किशोर शुक्ला कोलकाता यानी देश की राजधानी उस समय कलकत्ता कहलाता था, कलकत्ता से एक अखबार निकालते हैं उदन मार्तंड। और उन्हें पूरे देश में फैलाने के लिए जो सुविधा मिलनी चाहिए डाक के ज़रिए, वो सुविधा नहीं मिल सकी। लोगों ने उन्हें उत्साहित नहीं किया
प्रोत्साहन नहीं दिया, प्रोत्साहित नहीं किया, जो आज भी हो रहा है कि एक अच्छी चीज़ को लोगों को देखने का नज़रिया अच्छा नहीं है, उस चीज़ को वो बढ़ावा नहीं देते हैं। वो उस चीज़ को वो जिनको बढ़ावा देना चाहिए, जो देश हित में है, जो समाज हित में है, उसको वो हाशी पर रख देते हैं। उस समय भी उनके साथ यही हुआ कि वो सरकार का तो सपोर्ट मिल ही नहीं सकता था, समाज का भी सपोर्ट नहीं मिला और लगभग 79 से 80 अंक निकलकर वो बंद हो गया। लेकिन उन्होंने जो पत्रकारिता की पहल शुरू की, वो पहल मरी नहीं। उसके बाद एक न एक शक्ल में अखबार निकलते रहे, मैगज़ीन निकल रही, पत्रकारिता होती रही, पत्रकारिता चलती रही और पत्रकारिता धुआंधार चलती रही। एक ज़माना आया कि पत्रकारिता और पत्रिका, अच्छी पत्रिका और अच्छे पत्रकार के लेख के लिए लोग इंतज़ार करने रहे। साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसे कई पत्रिकाओं ने खूब धूम बजाया। एक ज़माने में कादम्बनी का भी धूम था, एक ज़माने में हंस का भी धूम था और ऐसी कई बड़ी और लघु पत्रिकाएं थी जिसका पाठकों को इंतज़ार होता था। लेकिन समय बीतते बीतते एक काल ऐसा भी आया कि लोगों का पढ़ने से ध्यान बट गया, लोगों में पढ़ने की उत्कंठा समाप्त हो गई और मीडिया को जो सहारा मिलना चाहिए वो सहारा बंद हो गया। मीडिया को, खास करके लघु पत्र और पत्रकारिता को समाप्त करना सरकार की एक नीति होती है और एक योजना होती है। ऐसी नीति और योजना इसलिए होती है कि आपको याद होगा कि जब देश स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहा था तो उस समय कोई बड़े मीडिया घराने ने सहयोग नहीं किया था। सहयोग किसने किया था? आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका किसने की थी? तो अपनी भूमिका दिखाई थी लघु पत्रिकाओं ने। लघु पत्रिकाओं, चाहे वो 500 छप रहे हों, 1000 छप रहे हों, लेकिन वही 500 और 1000 पत्रिका पत्र समाज में चिंगारी का काम करते थे, ज्वाला भरते थे और वो छुप के हो या गुप्त रूप से हो, वो एक दूसरे तक वो अपनी चीज़ों को पहुंचाते थे और उसी से एक अलग जगती थी और उसी से की वजह से देश आज़ाद हुआ। इस बात को अंग्रेज़ों को भी भान था कि लघु पत्रिका एक ऐसी आग है जिसे सरकार बुझा नहीं सकती है। और अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई तो अटल बिहारी वाजपेयी खुद एक लघु अखबार में काम कर चुके थे। वो लघु अखबार उस समय भी था और आज भी वो लघु अखबार ही है, इसलिए कि उसकी हालत, उसका संस्करण और उसके प्रसार संख्या को आप देखेंगे तो आप उसे लघु ही मानेंगे। जो अटल बिहारी वाजपेयी खुद एक साहित्यकार के साथ एक पत्रकार के रूप में जाने जाते थे और आप ये कहें कि उस समय अपने ज़माने में उस साहित्यकार से ज़्यादा पत्रकार के रूप में प्रचलित थे, लोग उन्हें पत्रकार ज़्यादा मानता था। लेकिन जिस अखबारों में उन्होंने काम किया, जिस स्थिति को उन्होंने बड़े नज़दीक से देखा, जिसे उन्होंने देखा कि लघु पत्रकारिता किस तरह से जीती है और किस तरह से मरती है, उन्होंने अपने काल में बहुत से लघु पत्रिकाओं का उदय देखा और बहुत सारे लघु पत्रिकाओं का समापन भी देखा कि वो किस तरह से दब तोड़ती है लघु पत्रिकाएं। अटल बिहारी वाजपेयी से ज़्यादा बेहतर मैं भी नहीं समझ सकता हूँ जिस तरह से वो समझ सकते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने जब सत्ता संभाली, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे, तो सबसे पहले उन्होंने लघु पत्रकारिता को समाप्त कर दिया। यानी ये श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है लघु पत्रिकाओं को मारने का। यानी उन्होंने जो योजना बनाई, उन्होंने जो आदेश पारित किया, उस आदेश से लघु पत्रकारिता ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। यानी लघु पत्रकारिताओं को जो सरकार की तरफ से विज्ञापन के रूप में ऑक्सीजन मिलता था, आज के शब्दों में कहे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उस ऑक्सीजन को छीन लिया और लघु पत्रकारिता विज्ञापन के अभाव में, सरकारी विज्ञापन के अभाव में, सरकारी सहायता के अभाव में, कारपोरेट सहायता के अभाव में, पीओसी की सहायता के अभाव में धीरे धीरे दम तोड़ने लगी।
आज जो भी लघु पत्रकारिता हैं वो अपनी बदौलत खड़ी हैं, वो कुछ समाज के कुछ अच्छे लोगों की बदौलत खड़ी हैं, और वरना सरकार ने तो आज नहीं अटल जी के सामने ही लघु पत्रकारिता को ख़त्म कर दिया था। इसलिए आज की भी सरकार लघु पत्रकारिताओं को ख़त्म करने का ठान लिया है। आज भी जो अटल जी सरकार में नीति निर्धारण तय किया गया था उसे आज की सरकार ने भी यथावत रखा, उसे कांग्रेस की सरकार ने भी यथावत रखा। आप ये समझ लीजिए कि सरकारें एक जैसी होती हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो तीसरे मोर्चा की सरकार हो। मनमोहन सिंह 10 साल, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह 10 साल शासन में रहे, उनका ये कभी ध्यान नहीं गया कि हिंदी पत्रकारिता और ख़ास करके लघु पत्रकारिता मर रही है, उसको कैसे जीवित किया जाए। अगर आज लघु पत्रकारिताएं मरती नहीं, दम नहीं तोड़ती, तो आज इस तरह से कांग्रेस का बुरा हाल भी नहीं होता। इसलिए कि लघु पत्रकारिता और उसके संपादक इतने छिछोरे नहीं होते हैं, इतने निचले स्तर पर नहीं होते हैं कि वो सरकार का गुणगान करें। कुछ लोग होते हैं कि वो सरकार का गुणगान करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि सरकार का गुणगान हमको करके भी हमको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कि उनकी प्रसार संख्या कम होती है, और सरकार जिनकी प्रसार संख्या कम होती है, आप कितना उनकी तारीफ़ कर लें वो आपकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेंगे। आप उनके चरणों में गिरे रहें, वो नीचे नज़र नहीं करेंगे, इसलिए कि उनकी नज़र सीधे होती है और ऊपर होती है। वो नीचे कभी नहीं कोई सरकार देखती है, और शासन और सत्ता में रहने वाले कभी नीचे नहीं रखते। इसलिए भी मैं आज पत्रकारिता दिवस पर लघु पत्रकारिताओं के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप इस गलतफहमी में न रहें कि सरकार की वंदना करेंगे, चरण स्पर्श कर देंगे और सरकार के कदमों में गिरे रहेंगे तो हमारा उत्थान हो जाएगा। वो आपकी तरफ देखेंगे नहीं, इसलिए कि उनको मालूम है कि आपका प्रसार संख्या बहुत कम है। वो लघु का मतलब छोटा होता है, और छोटे लोगों को सरकार और निरंकुश लोग उस पर नज़र नहीं डालती है, उसे कीड़े मकोड़े की तरह ही देखती है। जैसे हम और आप कीड़े मकोड़े को जिस नज़र से देखते हैं, उसी तरह बड़े लोग छोटे लोगों को कीड़े मकोड़ों की नज़र से देखते हैं। तो इसलिए आप सरकार की चरण वंदना करना बंद कर दें, सरकार की भाषा बोलना बंद कर दें। मैं बड़े मीडिया और बड़े मालिकों से नहीं कह सकता हूं, इसलिए कि उनके साथ तो सरकार है, वो सरकार की भाषा बोलते हैं, वो सरकार के मुखपत्र हैं। 99.9 बड़े घराने मीडिया के लोग जो हैं वो सरकार के दलाल हैं, वो सरकार के मुखपत्र होते हैं, वो सरकार से सौदा करते हैं, वो सौदेबाजी करते हैं, और इसलिए वो सरकार की भाषा बोलते हैं, उन्हें सरकार से लाभ मिलता है। यानी कहने का मतलब यह है कि सारा का सारा विज्ञापन ऐसा नहीं है कि सरकारी विज्ञापन का बजट नहीं है। सरकारी विज्ञापन का जो बजट है वो देश के 20 मीडिया घराने, सिर्फ 20 मीडिया घराने सारे बजट पे कब्जा किए होते हैं। अब आप समझिए कि 99 मीडिया का बजट 20 घरानों में बांट दिया जाता है। 0.1 बजट ही किसी लोगों को मिल पाता है जो सरकार के ऑफिसरों की दलाली करते हैं, जो या सरकार के ऑफिसर से उनके अच्छे रिश्ते होते हैं, या गुपचुप तरीके से सरकार से छुपाकर वो आपकी मदद करना चाहते हैं तो वो आपकी मदद करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या, ऐसे मदद करने वाले और ऐसे लोगों मदद पाने वाले की संख्या सिर्फ 0.1% है। तो आज पूरी की पूरी पत्रकारिता सवालिया निशान पे खड़ी है, उस पर बहुत सारे सवाल लग रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि 20 मीडिया घराने ने इस देश की पत्रकारिता को बर्बाद करके रख दिया है। अब हम जो लघु पत्रकारिता कर रहे हैं और अपने बल पर कर रहे हैं और सरकार से बिना सहायता लिए कर रहे हैं, उस पर भी सरकार अंकुश लगाना चाह रही है। तो इसलिए आप एक हो, आप एक शपथ लें कि कोई भी सरकार हो हम पर अंकुश नहीं लगा सकती है। हमारी प्रेस की स्वतंत्रता को कोई छीन नहीं सकती है, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई छीन नहीं सकती है। और आप बिना डर के, बिना खौफ के आपको जो सही लगता है वो कहिए। आप सरकार से कभी मत डरिए। कोई भी सरकार हो वो आपको सिर्फ डरा सकती है, आपका कुछ नहीं, बाल बांका कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए कि सरकार की भी अपनी एक सीमा है। इस देश में
सरकार भी जानती है कि अदालत है और हर अदालत को जैसे सरकार मैनेज नहीं कर सकती है, सरकार सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर सकती है। आपके सामने हाई कोर्ट है, जिला सत्र न्यायाधीश है। जिस तरह बड़े घराने को सरकार मैनेज कर लेती है, उसी तरह मौजूदा सरकार सुप्रीम कोर्ट तक को मैनेज तो कर रही है, लेकिन हाई कोर्ट और जिला सत्र न्यायालय जैसे जो हैं वो उनसे मैनेज नहीं हो रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार जानती है कि बड़े अखबार, बड़े घरानों 20 लोगों को मैनेज करना बड़ी आसानी से है। सारा उनको बजट दे दो, उनसे सारा सौदा कर लो। लेकिन लघु पत्रकार और लघु पत्रकारिता और लघु पत्रिकाओं की संख्या अपार है। पूरे देश में अभी भी 20,000 से ज़्यादा लघु पत्रकार निकल रहे हैं। तो इनसे संपर्क करना, इनसे संपर्क साधना और इनके साथ समझौता करना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं। तो वो जानते हैं कि जो काम हमसे हो न सके वो काम क्यों करें, क्यों न हम 20 लोगों से संपर्क करके, हम उनकी मदद करके, उनके साथ सौदा करके हम अपनी रणनीति को करें, हम जैसा चाहें वैसा करें। इसलिए कि इनके पास प्रसार संख्या है, इनके 5 स्टार होटल जैसे ऑफिस है और इनके हाई फाई पत्रकार है और इनके पत्रकार सरकारी दलाली में इच्छा भी करते हैं। इसलिए इनको पत्रकारों को आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 5,000 से लेकर 25 लाख तक सैलरी दी जाती है। अब आप समझिए कि 25 लाख सैलरी, 8 लाख सैलरी, 10 लाख सैलरी, 12 लाख सैलरी प्रधानमंत्री की है, चीफ जस्टिस की है, राष्ट्रपति की है, कैबिनेट सेक्रेटरी की है, किसी सांसद की है, राज्यसभा सांसद की है, किसी की नहीं है। लेकिन इतनी सैलरी मीडिया में क्यों है? इस पर कभी आपने गौर नहीं किया, कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया और कभी सरकार ने अंकुश नहीं लगाया कि हमारे यानी एक प्रधानमंत्री से ज़्यादा सैलरी एक मीडिया कर्मी की कैसे हो सकती है, एक राष्ट्रपति से ज़्यादा सैलरी मीडिया कर्मी से कैसे हो सकती है। आप जानते हैं कि जिसकी ज़्यादा सैलरी होती है वो उसका अस्तित्व बड़ा होता, उसका पद बड़ा होता, उसका ओहदा बड़ा होता। या तो फिर आप मान लीजिए कि मीडिया और पत्रकार प्रधानमंत्री से बड़े हैं, उनका ओहदा प्रधानमंत्री से बड़ा है, राष्ट्रपति से बड़ा है, चीफ जस्टिस से बड़ा है, कैबिनेट सेक्रेटरी से बड़ा है, होम सेक्रेटरी से बड़ा है। और अगर आप सैलरी के हिसाब से ही, इसलिए कि ओहदा जब तय किया जाता है तो उस ओहदे के हिसाब से सैलरी भी तय की जाती है। और जब सैलरी इतनी है कि 5,000 से शुरू करने वाले पत्रकार 25 लाख की सैलरी तक पहुंच सकते हैं, और जब सैलरी इतनी बड़ी हो तो जाहिर सी बात है कि उसका ओहदा भी उतना बड़ा हो जाएगा। आज इस हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हिंदी पत्रकारिता पर विमर्श होना चाहिए और हिंदी पत्रकारों को ही अपनी कमी को दूर करना चाहिए। आपकी कमी को दूसरे लोग दूर नहीं कर सकते हैं, दूसरे लोग समझ नहीं सकते हैं, इसलिए कि आज किसी के पास फुर्सत नहीं है कि वो देश पर सोच सके, देश की पत्रकारिता पर सोच सके और बहस कर सके। आप जानते होंगे कि ये हालात क्यों पैदा किए होंगे। जब आपका पेट भरा होगा तब आपका दिमाग काम करेगा, जब आपका पेट खाली होगा तो आपकी नज़र रोटी पे जाएगी। आप चांद को भी देखेंगे तो उसे रोटी शक्ल में आपको नज़र आएगी। आपको लगेगा ये चांद नहीं रोटी है, और इसे हाथ बढ़ा के आप छूने की कोशिश करेंगे कि उसे लपक लें और उसे टुकड़े टुकड़े में करके हम खा लें और पेट भरे। आज देश में क्या स्थिति हो गई है, लॉकडाउन करके कोरोना के नाम पर देशवासियों को कंगाल कर दिया गया है, देशवासियों को भिखमंगा बना दिया गया है, देशवासियों पर दूसरे लोग तरस खा रहे हैं। हम विश्वगुरु बनने की कल्पना कर रहे थे, हम कह रहे थे कि भारत विश्वगुरु था और भारत फिर से विश्वगुरु होगा। आज तो भारत विश्वगुरु क्या होगा, भारत आज भिखारी हो गया है। भारत आज भिखारी हो गया, भारत के लोग भिखारी हो गए हैं और भारत के पत्रकार चांदी काट रहे हैं। भारत के कौन पत्रकार चांदी कर रहे हैं? जो लगभग 20 बड़े मीडिया घराने में काम कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, सरकार से अपने संस्थान के लिए दलाली करके पैसा उगाही कर रहे हैं, पैसा ला रहे हैं और उनके लिए भोपू बन गए, उनके मुखपत्र बन गए। बाकी मीडिया का क्या हाल है आप देखिए। जो लघु पत्रकारिता वाले हैं, जो छोटे छोटे संस्थान में काम कर रहे हैं, उन्हें तो पैसे देने के लिए भी, सैलरी देने के लिए भी बेचारे के पास नहीं, इसलिए कि
अखबार छपना बंद है, प्राइवेट ऐड बंद है, सरकारी ऐड तो मिलता ही नहीं है। और सच्चे पत्रकारिता वो कर रहे हैं, लेकिन देशवासी की उन पे नज़र नहीं है। हर लोग ये समझते हैं कि जिसका सर्कुलेशन ज़्यादा है वो अखबार बड़ा है। नहीं, कंटेंट से कोई अखबार बड़ा होता है, पत्रकारिता सोच से कोई अखबार बड़ा होता है, और पत्रकारिता किस तरह से की जा रही है उससे बड़ा होता है। तो मैं आज हिंदी पत्रकारिता के दिवस पर अपने पाठकों से, दूसरा मत के पढ़ने वालों से, पाठकों से और देशवासियों से कि लघु पत्रकारिता को फिर से ज़िंदा कीजिए। लघु पत्रकारिता ज़िंदा रहेगी तो देश ज़िंदा रहेगा। और आप सिर्फ 20 मीडिया घराने के चकाचौंध में खो जाएंगे तो देश आपके हाथ से निकल जाएगा, देश खो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि देश खो जाए? क्या आप चाहते हैं कि देश गिर भी हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि देश पे फिर से हमला हो जाए? और आप क्या चाहते हैं कि देश विदेशों के हाथ में खेले और इस देश को विदेश भीख दें और आप चौपट हो जाएं? इसलिए कि जब सरकार की कोई आलोचना नहीं करेगा, सरकार को कोई आईना नहीं दिखाएगा, सरकार जब निरंकुश हो जाएगी तो वो क्या करेगी? वो वही काम करेगी जो उसका दिल चाहेगा। और सरकार आज क्या कर रही है? वही काम कर रही है जो उसका दिल चाह रहा है। ये झूरी के दो बैल जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, उन पे कोई अंकुश नहीं है, उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है, उन्हें किसी बात का कोई खौफ नहीं है, उसे किसी बात का कोई शर्म नहीं है। उनकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि किसी बात का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। और वो जान रहे हैं कि देश का मीडिया, देश का बड़ा बड़ा एंकर, तथाकथित बड़ा एंकर, वो उनकी बातों को इस तरह से रख रहा है, इस तरह से झूठ बोल रहा है ताकि उनके चेहरे पर शर्म भी नहीं आ रही। यानी बेशर्म होकर जिस तरह से वो सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, आज हिंदी पत्रकारिता शर्म में डूब चुकी है, चुल्लू भर पानी में डूब रही है। आप लघु पत्रकारिता वालों का काम है कि आप पर ये दाग आप पर भी है, इसलिए कि हिंदी पत्रकारिता आप भी कर रहे हैं। चुल्लू भर पानी में जिनको डूबना चाहिए वो चीख चीख कर बोल रहे हैं, वो चमकदार स्टूडियो से बोल रहे हैं, वो चमचमाती वैनों में और लाइव कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और आपके पास न लाइव करने की कोई स्थिति है, न आपके पास कोई स्टूडियो है, न आपके पास कोई स्टूडियो है, और आपके पास न कोई इमारत है। लेकिन आप टूटी फूटी घरों से, टूटी फूटी जगहों से और अभाव में जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, देश के लिए जिस तरह से अपना योगदान कर रहे हैं और सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, वो एक दिन देश आपको याद करेगा। आपका योगदान अविस्मरणीय रहेगा, आपके योगदान को कोई भुला नहीं सकता है। जिस तरह के आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, स्वतंत्रता संग्राम में अपनी बलि दी, कुर्बानी दी, आहुति दी और अपना श्रम, पैसा और सारा प्रयोग किया, आज देश उन्हें भूला नहीं है, देश याद करता है। देश के जो नागरिक हैं उन्हें ट्रेंड करने का, उन्हें सच और गलत के बीच के फासले और फैसले को समझने की सलाहियत नहीं है। और यही वजह है कि वो उन्हें जो दिखाया जा रहा है उसे ही वो सच मान लेते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, इसके लिए एक NGO भी होना चाहिए था। लेकिन आज एक दुर्भाग्य की बात है कि जब देश की आज़ादी हो रही थी उस समय NGO इस तरह का काम कर रहा था, जन जागरण का काम छुप कर रहा था, और ऐसे जन जागरण के काम करने वालों को छुप कर आर्थिक मदद कर रहा था। आज सच्ची पत्रकारिता करने वालों की मदद के लिए कोई हाथ आगे नहीं आ रहे हैं, वो हाथ आगे आना चाहिए। मैं सामर्थ्यवान लोगों से, विचारवान लोगों से, देश प्रेमी लोगों से हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि हिंदी पत्रकारिता की गरिमा को बचाए और बनाए रखिए। आज हिंदी पत्रकारिता डूब रही है, उसके नाव में छेद कर दिया गया है। कब डूब जाए कोई ठिकाना नहीं, इसलिए उस छेद को बंद करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसमें आपका आर्थिक सहयोग चाहिए। आप खुल के आर्थिक सहयोग नहीं देना चाहते तो आप छुपे रूप में आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, आप दीजिए। ये देश हित में होगा। पत्रकारिता को, हिंदी पत्रकारिता को, लघु पत्रकारिता को बचाइए। अगर लघु पत्रकारिता नहीं बचेगी तो मैं फिर कह रहा हूँ देश नहीं बचेगा। ये देश आपका है
और इस देश में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग सरकार को सलाह देना चाह रहे हैं, जो लोग सरकार को दिशा देना चाहते हैं, जो लोग सरकार को दिग्भ्रमित नहीं होने देना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि सरकार ऐसा काम करे, इतना बेहतर काम करे ताकि इस समाज, इस देश का उत्थान हो, यह देश सही माने में विश्व गुरु बन सके, तो क्या आप उनकी मदद नहीं करना चाहेंगे? क्या ये सोच गलत है? और इतना प्रभावशाली सोच को अगर आप इग्नोर करेंगे, उपेक्षा करेंगे, तो फिर आपके अपेक्षा पर वो कैसे खरा उतरेगा? उसकी भी एक सीमा है, सच्ची पत्रकारिता की भी एक अपनी सीमा है, उससे ऑक्सीजन छीन लिया गया है। आप एक एक करके उसे एक एक पत्र को जो आपको अच्छा लगता है उसके लिए एक एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दीजिए, उसकी मदद कीजिए। आप सबके साथ मदद भाव नहीं दिखा सकते हैं, सेवा भाव नहीं दिखा सकते, लेकिन आपके आसपास के जो पत्रकार है, जो लगता है कि ये सही काम कर रहा है, इसको आगे बढ़ना चाहिए, तो आप उसे चाहे खुले रूप में, और अगर आपको लगता है इससे आपके समाज और आपके व्यापार पे, आपकी साख पर या आप सरकार की नज़र में आ जाएंगे, तो आप छुप कर गुप्त रूप से उनकी मदद कीजिए, लेकिन मदद कीजिए। अगर आप सामर्थ्यवान होकर ऐसे लोगों की मदद नहीं करेंगे तो इसका मतलब साफ है कि आप भी नहीं चाहते हैं कि ये देश बचे, आप भी नहीं चाहते हैं कि इस देश को बचाया जा सके, यानी इस देश को खाई में गिरते हुए, यानी गिरने की अवस्था में जो है उसको बचाना आपका काम है। और इस चौथी इमारत को जो कमज़ोर होती जा रही है, उस इमारत की रिपेयर करने की बहुत ज़रूरत है, और ये रिपेयर आप कर सकते हैं, आप इसमें योगदान दे सकते हैं। इसलिए लघु पत्रिकाओं को आप गुप्त रूप से चंदा दीजिए, आप ऐड दीजिए, विज्ञापन दीजिए। मैं नहीं कहता हूँ आप विज्ञापन नहीं दीजिए, लेकिन आप चंदा दे सकते हैं, आप उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं, आप उन्हें जिस तरह का भी सहयोग होता है वो सहयोग देना चाहते हैं। जिस तरह से आज मैं हिंदी पत्रकारिता दिवस के ऊपर मैं शपथ लेता हूँ, आप सबों के सामने शपथ लेता हूँ कि मैं जिस तरह से निष्पक्ष पत्रकारिता करता आ रहा हूँ, दूसरा मत जिस तरह से 2002 से निष्पक्ष पत्रकारिता करती आ रही है, और दूसरा मत का जो स्लोगन है, दूसरा मत का मतलब जहाँ सच होते हैं शब्द, और मैं इस पर खड़ा रहूँगा। मैं सरकार का भोपू कभी नहीं बनूँगा, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो। सरकार सरकार होती है। मैं अगर मौजूदा सरकार के बारे में कुछ कहता हूँ तो इसका मतलब आप ये नहीं सोचिए कि मैं इस सरकार से नाराज़ हूँ, इस सरकार से खफा हूँ। मैं सरकारी व्यवस्था से खफा हूँ। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से नहीं खफा हूँ, उनकी कार्यशैली से खफा हूँ। मैं माननीय अमित शाह जी से खफा नहीं हूँ, उनकी कार्यशैली से खफा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें सही रास्ते पे लाने की कोशिश करूँ, मैं उन्हें बताने की कोशिश करूँ, मैं उनको समझाने की कोशिश करूँ कि किसी भी सरकार के लिए निरंकुशता अच्छी नहीं होती है, और जब निरंकुशता आ जाती है तो कंटिन्यू उसके सरवाइव करने के लिए अच्छी नहीं होती है। इसलिए एक अच्छी सरकार और कंटिन्यू बने रहने के लिए 10 साल 15 साल 20 साल बने रहने के लिए समाज हित और देश हित को भी नज़र में रखना ज़रूरी होता है। अगर आप देश के लिए कुछ नहीं करेंगे, समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे, खाली जुमलेबाजी करेंगे और ठगेंगे अपनी भाषाओं से, अपने बोल से और अपने अंदाज से, और जनता की कमज़ोरी को नब्ज़ पकड़कर अगर उससे ही अगर आप शासन करना चाहेंगे तो आप लंबा नहीं चलेंगे। आप लंबे नहीं चलेंगे, बल्कि कोई भी सरकार लंबी नहीं चल सकती। जब कोई सरकार लंबी नहीं चल सकती है इस प्रयोग से, तो आप फिर इस तरह का प्रयोग करते क्यों हो? मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि इस पत्रकारिता दिवस पर आप लघु पत्रकारिता को ज़िंदा रखने की कोशिश कीजिए। सरकारी प्रयास में ये कीजिए कि आप बड़े संस्थान को 40% का बजट दीजिए। जो सरकारी बजट है विज्ञापन का, उसमें 40% 20 बड़े संस्थान को आप दे दीजिए, और 60% इसलिए कि लघु पत्रकारिताओं का पूरे देश में एक जाल बिछा हुआ, उनके लिए 60% का प्रावधान कर दीजिए। सरकारी सहायता दीजिए, लघु पत्रकारिताओं को ऑक्सीजन दीजिए। अगर आप इस पर कोई योजना बनाते हैं
कोई संविधान में संशोधन करने की भी ज़रूरत हो तो आप संशोधन करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि हम ये समझेंगे कि नहीं, आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपकी सोच सही है, आप देश के लिए काम करना चाहते हैं, आप देशवासियों के लिए काम करना चाहते हैं। तो आज आप भी हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शपथ लीजिए कि आप इसे मारेंगे नहीं, इसे मरने नहीं देंगे, इसे जिंदा करेंगे, इसे ऑक्सीजन देंगे। और आज मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हिंदी पत्रकारिता दिवस पर इस तरह की कोई घोषणा करते हैं, आज से कोई अमल शुरू करते हैं, तो आप माना जाएगा, मैं मानना शुरू कर दूंगा कि आपका उद्देश्य सही है, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप देश आपके लिए सर्वोपरि है, आप सही माने में देश प्रेमी की सरकार है और आप देश प्रेमी हैं और आपका काम है देश प्रेम और जनता को देश के लिए आगे बढ़ाना। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, इस पर कोई अमल नहीं लेते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब वही जो मैं अब तक अभी से पहले समझ रहा था, आप वही हैं। आप जनता को ठगना चाहते हैं, आप देश को ठगना चाहते हैं, आप देश के लिए कुछ करना नहीं चाहते, आप बातों बातों में, जुमलों में, वादों में और विश्वासों का एक माहौल तैयार करना चाहते हैं, जिसकी चाशनी में जिसके लॉलीपॉप थमा दिया जाए और जनता इस तरह से समय काटती रहे और जनता वो हमें जनार्दन समझती रहे और हम शासन करते रहे। हमारे शासन की शगुफा छोड़ने के लिए, हमारे कामकाज की तारीफ करने के लिए आपके 20 बड़े मीडिया संस्थान हैं जो रोज़ एंकर की शक्ल में आपके जो एजेंट हैं वो जनता के सामने तारीफ करेंगे। मोबाइल पे, टीवी पे जनता देखेगी और कहेगी हाँ सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, सरकार ये कर रही है, और ये सब कर रही है सरकार, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो कुछ दिखना भी चाहिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो दिखना चाहिए। आपके मन में कुछ चल रहा है तो वो दिखता है, आपके मन में जज्बा तो वो भी दिखता है, और आपके अंदर कोई बुराई है तो वो भी झलकती है। तो आप 7 साल हो गए हैं आपके भी, अगर 7 साल में कोई चीज़ ऐसी नहीं अब तक झलकी है जिससे लगे कि आप देश हित में कुछ करना चाहते हैं। और आपसे अनुरोध है कि इस पत्रकारिता दिवस पर आप ज़रूर लघु पत्रकारिता को ज़िंदा करने की कोशिश कीजिए। तो पाठकों और हमारे दर्शकों और हमारे शुभचिंतकों और हमारे बड़े जो हमें प्रेरणा देते हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे बुज़ुर्गों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। और आपसे भी हमारी विनती है कि हिंदी पत्रकारिता को ज़िंदा रखने के लिए लघु पत्रकारिता को मरने न दें, इसलिए कि लघु पत्रकारिता ज़िंदा रहेगी तो देश बचेगा, आप बचेंगे। अगर अपने आप को आपको बचाना है तो लघु पत्रकारिता को ज़िंदा रखिए, लघु पत्रकारिता के पत्रकार को सम्मान दीजिए, उनके साथ आप खड़े होइए। ये देश बच जाएगा, ये देश गौरवशाली बनकर रहेगा। सरकार आती रहेंगी, सरकार जाती रहेंगी, सरकार के साथ रहना न देश के नागरिक का काम है, न देश के पत्रकार का काम है। असली पत्रकारिता सरकार की आलोचना करनी है। और इसी के साथ मैं आपसे फिर एक निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।